जो आप लोग गाना सुने हैं ना, बरसात के मौसम में, उस बरसात के मौसम में बरसता है बारिश, लेकिन ससुराल इसमें बरसेगा आम बढ़ जाएगी। एकदम इतना बढ़ जाएगा ना कि आप लोग का जो चमड़िया है ना, ये जो लाल पीर हरियर जो सुंदर सुंदर है ना, सब झौंसा जाएगा, एकदम झौंसा जाएगा। बिना के पेड़ पौधा सूख जाएगा, पेड़ पौधा सूख जाएगा तो आप लोग करिएगा ऑक्सीजन वेयर आर यू प्लीज। तालाब सूख जाएगा, नदी तालाब सूख जाएगा, नदी तालाब सूखेगा तो आप लोग जानिए रहे की होगा, कहेंगे प्यास, ओ माय गॉड, वाटर वाटर। जो शहरिया लोग होगा ना, शहरी लोग, वो तूरते मर जाएगा। लेकिन जैसा ही मंत्र फुकाता है ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम स्वाहा, वैसा ही आप लोग दूर हो जाते हैं। जैसे आप लोग सरकारी नौकरी करते हैं ना, सरकारी नौकरी, तो आपकी जो वाइफ आती है, नई नई दुल्हन खूबसूरत आती है, तिलक दहेज ज्यादा मिलता है, उसी प्रकार से इसमें लौह के ऑक्साइड पाया जाता है। फिर यहाँ जैसा ही इसका उपजाऊ शक्ति समाप्त हो जाएगा, वैसा ही कहेगा बाबू सोना उठो और अपनी दूसरा जगह देखो, नहीं तो। आइए क्लास को शुरू करते हैं एक छोटी सी मोटिवेशनल शायरियों के साथ कि जहां मेरी याद ना आए आपको वो तन्हाई किस काम की, जहां याद ना आए आपको मेरी वो तन्हाई किस काम की। और ये छोटे छोटे टॉपिक्स को मैं आपको ना समझा पाया तो ये मेरा क्लास किस काम की, ये मेरा क्लास किस काम की। हाँ जी नमस्कार, आप सभी का फिर से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल HR स्टडी प्लेनेट पर। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं वर्ग 10वीं के भारत संसाधन एवं उपयोग के, ये वीडियो नंबर आपका तीसरा चल रहा है, वीडियो आपको तीसरा चल रहा है। वीडियो पहला और दूसरा में हमने आपको बता दिया था भारत संसाधन एवं उपयोग में। आज हम जानेंगे अम्लीय वर्षा क्या है और इससे आगे जानेंगे। आइए देखिए, हाँ जी समझिए अम्लीय वर्षा क्या है। अम्लीय वर्षा क्या है? तो अम्लीय का मतलब होता है ना एसिड, और वर्षा का मतलब होता है वर्षा। यानी जब एसिड का वर्षा होगा उसी को कहते हैं अम्लीय वर्षा। समझिए कैसे होगा अम्लीय वर्षा। तो की होगा, कच्ची लकड़ियां को जलाने से, कच्ची लकड़ियां को जलाने से, चमड़ा को जलाने से एवं प्लास्टिक को जलाने से, कच्ची लकड़ियां को जलाने से, चमड़ा को जलाने से एवं प्लास्टिक को जलाने से एवं कल कारखानों से जो धुआं निकलती है ना, धुआं, उस धुआं से SO2 सल्फर ऑक्साइड गैस निकलता है। समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है ना। हाँ समझिए, कच्ची लकड़ियां, चमड़ा, प्लास्टिक एवं कल कारखानों से आपका SO2 यानी सल्फर ऑक्साइड गैस निकलता है, जो वायुमंडल में उड़ जाता है और उड़ जाता है और उड़ के जल के साथ अभिक्रिया कर लेता है और H2SO4 अम्ल का निर्माण करता है। नहीं समझ में आ रहा होगा, समझिए। आप लोग किसी सुंदर सुंदर वस्तु को देखते हैं तो कैसे कह लेते हैं आह वो मेरे पास होता, और उसको अपना भी लेते हैं। कोई सल्फर ऑक्साइड गैस की करता है, वायुमंडल में उड़ जाता है, जैसा ही सुंदर पानी यानी जल को देखता है उसके साथ अभिक्रिया कर लेता है, उसके साथ जुड़ जाता है और एक नया बनाता है H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण करता है। ठीक, जो कि वर्षा के बूंदों के साथ बरस जाता है। ठीक, वर्षा के बूंदों के साथ बरस जाता है। ठीक, उसी को कहते हैं अम्लीय वर्षा। समझ में आ रहा है ना। ये जो आप लोग गाना सुने हैं ना, बरसात के मौसम में, उस बरसात के मौसम में बरसता है बारिश, लेकिन ससुराल इसमें बरसेगा अम्ल एसिड। बरसात के मौसम में अम्ल बरसा दिए आपने, और बरसात के मौसम में अम्लीय बरसता है, उसी को कहते हैं अम्लीय वर्षा। यानी फिर से समझिए कि कच्ची लकड़ियां, चमड़ा, प्लास्टिक को जलाने से उससे धुआं निकलती है, उस धुआं से SO2 सल्फर ऑक्साइड गैस निकलता है, जो वायुमंडल में उड़ जाता है, वायुमंडल में उड़ जाता है और वर्षा के साथ जल के साथ अभिक्रिया करके H2SO4 का निर्माण करता है, और बरसात के मौसम में या कोई भी मौसम में धरती पर बरस जाता है, धरती पर बरस जाता है और H2SO4 का निर्माण करिए लिया, धरती पर बरस जाता है, जिसके बाद हम लोग का ना बरस जाता है ना, इसी को अम्लीय वर्षा कहते हैं। जैसे ही बरसता है ना तो हम लोग का जो चमड़िया है ना ये एकदम झौंस देता है, जैसे ही बरसेगा ही झौंस देगा। तो समझ में आ गया अम्लीय वर्षा क्या है। आइए दूसरा समझिए,
भूमंडलीय तापन, ओजोन परत का क्षय, अम्ल वर्षा से होने वाली हानि, ये सब हम आपको पहले के वीडियो में पढ़ा दिए हैं, समझे। आइए अब इसे समझते हैं हानि की होता है। नंबर 1, भूमि पर गर्मी बढ़ जाएगी। जैसा ही भूमंडलीय तापन होगा ना, की होगा, भूमि पर गर्मी बढ़ जाएगी, एकदम इतना बढ़ जाएगा ना कि आप लोग का जो चमड़िया है ना, ये जो लाल पीर हरियर जो सुंदर सुंदर है ना, सब झौंसा जाएगा, एकदम झौंसा जाएगा, बिना थी के लिए झौंसा जाएगा सब है। उसके बाद पेड़ पौधा सूख जाएगा। पेड़ पौधा सूख जाएगा तो आप लोग करिएगा ऑक्सीजन वेयर आर यू प्लीज कम कम कम, ऐसे करिएगा। जब पेड़ पौधा ही सूख जाएगा, जब ऑक्सीजन रहेगा ही नहीं, तो हम लोग की करेंगे? हम लोग यहाँ घास गड़ेंगे, हम लोग भी करेंगे राम राम सत्य है सबका यही गत है, वही होगा, हर किसी का यही हाल होगा। समझ में आ रहा है ना। यानी कि भूमंडलीय तापन, ओजोन परत का क्षय और अम्लीय वर्षा से हानि यही होगी कि भूमि पर गर्मी बढ़ जाएगा। और आप लोग जो इतना सुंदर सुंदर के पाछे जो भाग रहे हैं ना, लाल पियर हरियर, ओखने सब में झौंसा जाएगा, एकदम सब करिया करिया हो जाएगा, किसी को गोर रहबे नहीं करेगा, सब करिया जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक है, ठीक ठीक ठीक। दूसरा है पेड़ पौधा सूख जाएगा। पेड़ पौधा जैसा ही सूखेगा, ऑक्सीजन बंद हो जाएगा। उसके बाद हम लोग कहेंगे ऑक्सीजन वेयर आर यू गोइंग, ऑक्सीजन तुम कहाँ चले गए, तुम्हारे याद में हम पागल पागल हो गए हैं, आ जाओ आ जाओ। लेकिन ससुरा आने वाला है नहीं। उसके बाद हम लोग जिस तरह पानी के बिना मछली तरप तरप के मरती है ना, उसी प्रकार हम लोग ऑक्सीजन के बिना हम लोग मरेंगे। उसके बाद सब यहाँ खत्म, सब कुछ खत्म। उसके बाद नदी तालाब सूख जाएगा। नदी तालाब सूख जाएगा। नदी तालाब सूखेगा तो आप लोग जानिए रहे हैं की होगा, कहेंगे प्यास, ओ माय गॉड, वाटर वाटर। जो शहरिया लोग होगा ना, शहरी लोग, वो तुरते मर जाएगा, ससुराई तुरते मर जाएगा, एकदम कहेगा पानी वेयर आर यू गोइंग, आ जाओ, तुरते मर जाएगा। उसके बाद आता है जलीय जीव जंतु खत्म हो जाएगा। यानी फिर से समझिए, भूमंडलीय तापन, ओजोन परत का क्षय और अम्लीय वर्षा से होने वाली हानि। नंबर 1, भूमि पर गर्मी बढ़ जाएगी। नंबर 2, पेड़ पौधा सूख जाएगा। नंबर 3, नदी तालाब सूख जाएगा। नंबर 4, जीव जंतु खत्म हो जाएगा, यानी हम लोग आप लोग सब खत्म हो जाइएगा। उसके बाद आता है आपका मृदा के प्रकार। मृदा का मतलब होता है ना मिट्टी, मृदा का मतलब होता है मिट्टी, और प्रकार का मतलब होता है कैसन कैसन मृदा पाल जाता है, कितना प्रकार है वही बता रहे हैं। यानी कि आदमी कितना प्रकार का होता है, कोई तो नीलतखोर होता है, कोई जुतखोर होता है, कोई कैसा होता है, वही है मृदा। तो मृदा का भी प्रकार है, कोई सुंदर होगा, कोई अति सुंदर होगा, कोई खराब होगा, कोई उससे भी ज्यादा खराब होगा। आइए उसी को समझते हैं एक गो करके। तो पहला है ना जलोढ़ मृदा, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लीजिए कि जलोढ़ मृदा। तो जलोढ़ मृदा को कैसे बनता है ये समझते हैं। सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र द्वारा नदियों द्वारा बहा कर लाए गए मिट्टी से जलोढ़ मृदा का निर्माण होता है। नहीं समझे? कम बाढ़ उड़ देखे, बाढ़ में की होता है, यहाँ का मिट्टी यहाँ से बाढ़ पानी की करेगा, उछाल के यहाँ से वहां ले चल जाएगा, वहां का मिट्टी उठा के वहां डाल देगा। यही जो होता है ना, यानी सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र द्वारा नदियों द्वारा बहा कर लाए गए मिट्टी से जलोढ़ मृदा का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? जलोढ़ मृदा का निर्माण होता है। उसके बाद आता है इसका निर्माण जो हुआ है ना, वो बालू, सिल्ट एवं मृतिकी कहता है इसको, मृतिका से हुआ है। यानी कि इसका जो निर्माण हुआ है ना, वो बालू, सिल्ट एवं मृतिका से हुआ है, मृतिका से हुआ है। उसके बाद इसमें पोटास, फास्फोरस एवं चूना पत्थर पाया जाता है। इसमें पोटास, फास्फोरस, चूना पत्थर पाया जाता है। आप लोग खाली वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग भी बोले अरे नूनू लाल बोलो बोलो बोलो, तब सुनेगा तब समझेगा। इसमें क्या पाया जाता है? इसमें पोटास, फास्फोरस एवं चूना पत्थर पाया जाता है। उसके बाद इसका जो रंग होता है ना, रंग होता है ऐसा धुंधला से लालिमा लिए भूरे रंगों का होता है। धुंधला से लालिमा लिए भूरे रंगों का होता है। यानी इसका जो रंग होता है ना, वो है धुंधला से लालिमा लिए भूरे रंगों का होता है।
उसके बाद इसमें जो फसल होता है वो होता है चावल, गेहूँ, मक्का, दलहन एवं तिलहन की खेती होती है, इसमें फसल होती है। इसमें सबसे अधिक मात्रा में जनसंख्या में लोग वास करते हैं। काहे कि इसमें फसल ज्यादा होता है तो आदमी लोग इसमें ज्यादा रहेगा, जीव जंतु ज्यादा रहेगा। समझे? अरे समझे आप लोग? ठीक है, तो फिर से समझिए मृदा के प्रकार। तो पहला जो है ना वो है जलोढ़ मृदा। पहला जलोढ़ मृदा, तो इसका जो निर्माण हुआ है वो हुआ है कि सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र द्वारा नदियों द्वारा बहा कर लाए गए मिट्टी से आपका जलोढ़ मृदा का निर्माण हुआ है। आपका जलोढ़ मृदा का निर्माण हुआ है। इसमें की होता है ना, इसका जो निर्माण हुआ है वो बालू, सिल्ट एवं मृत्तिका से हुआ है। मृत्तिका से हुआ है। इसमें पोटास, फास्फोरस एवं चूना पत्थर पाया जाता है। इसमें पोटास, फास्फोरस एवं चूना पत्थर पाया जाता है। ये जो होता है ना धुंधला से ललिमा लिए भूरे रंगों का होता है। और इसमें फसल जो होता है, जो हम लोग मानव लोग ठूंसते हैं, जीव जंतु जो अंदर लेता है, वो होता है इसमें चावल, गेहूं, मक्का, दलहन एवं तेलन की खेती होती है इसमें। आइए दूसर का समझते हैं। उसके बाद आता है आपका कि जलोढ़ मृदा को दो भागों में बांटा गया है, यानी कि जलोढ़ मृदा आपका दो प्रकार का होता है। तो यानी कि आयु के आधार पर जलोढ़ मृदा के दो प्रकार हैं। आयु के आधार पर जलोढ़ मृदा के दो प्रकार होते हैं। समझे? आयु के आधार पर जलोढ़ मृदा के दो प्रकार होते हैं। पहला है खादर, दूसर का है बांगर। इसको समझने से पहले समझते हैं हम लोग कि आप लोग देखिए, आप लोग की करिए ना, आप की करिए जैसे कि छो को घर है, मान लीजिए कि तीनों घर है, एगो है 6 मंजिला, एगो है 3 मंजिला, एगो है 2 मंजिला। आप की करिए, सबसे पहले 6 मंजिला पर से कूद जाइए। कूदिएगा तो गोर हाथ टूटेगा, आप नहीं बचिएगा, मर जाइएगा पक्का। लेकिन वही आप की करिए कि आप 3 मंजिलवा पर से कूद जाइए और एक बार आप की करिए 2 मंजिलवा पर से कूद जाइए, तो आप की देखेंगे कि 6 मंजिला पर से आप कूदे हैं तो आपको चोट ज्यादा लगेगा, आपका हड्डी जो है ना ज्यादा छितर बितर हो जाएगा। और वही आप 3 मंजिला से कूदिएगा तो आपका तनी जो हड्डी है तनी कम छितर बितर होगा, और 2 मंजिला से कूदिएगा तो तनी कम होगा। यही कहना चाह रहे हैं हम कि जब पानी मिट्टी को उठाकर एक जगह से दूसरे जगह ले जाती है, जब दूर से लेके आएगी तो जो उसका जो मट्टी है वो की होगा, टूटल फुटल एकदम ढकर 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 के लिए की होगा और छोटा छोटा बन जाएगा। बनेगा कि नहीं? कोई मट्टी इतना बड़ा है, कोई मट्टी का ढेला इतना बड़का हुआ है, ठीक इतना बड़का हुआ, लेकिन बहुत दूरिया से जब घोलटाल जाएगा, यहाँ से बजराएगा वहाँ, वहाँ से बजराएगा वहाँ, तो की होगा? टूटबे न करेगा जी। जितना दूरी से आएगा उतना ही मटिया टूटेगा। एक समय इसका ऐसा आएगा कि टूटल ये इतनी बन जाएगा, इतनी को। समझ में आ रहा है ना? कि ज़्यादा दूर से इसको बहाइएगा, ज़्यादा दूर से एकदम ले जाइएगा तो की होगा? घिसराल टूटल इतनी बन जाएगा। बनेगा कि नहीं? वही आप की करिए, एक और मिट्टी का ढेला लीजिए, ठीक, और उसको तनी दूर फेंकिए, तनी दूर, ज़्यादा नहीं तनी दूर। तो तनी दूर फेंकिएगा तो की होगा? वो भी टूटेगा, लेकिन वो तनी बड़ा रहेगा, तनी मोटा रहेगा, इसके इतना मेहनत नहीं ना होगा। वही बताना चाह रहे हैं कि आप एगो मिट्टी का ढेला लीजिए, एगो है इतना बड़का गो, एगो है इतना बड़का गो। एगो को घिसराइए एकदम, यहाँ से इसे मारिए ऐसे करके, और उसको 5 किलोमीटर उसको ले जाइए। यानी जो पानी है एगो मिट्टी के ढेला को 5 किलोमीटर बहले ले जाए और एगो मिट्टी के ढेला को 2 किलोमीटर बहले ले जाए, तो क्यों होगा वो समझिए। ये जो 5 किलोमीटर जो मिट्टी का ढेलवा चल रहा है ना, इसी से की होगा? घिसराल लिदिर बिदिर केले तनी हो जाएगा, तनी हो जाएगा, यही मेहनी हो जाएगा। लेकिन यही जो 2 किलोमीटर था, जो 2 किलोमीटर मिट्टिया घिसराया है, उतनी बड़ा रहेगा, उसको चोट कम लगेगा। जिस प्रकार से आप 6 मंजिला पर से कूदे थे तो आपको चोट ज्यादा लगा था, एकदम हाथ गोर वाला जो है ना सब कुछ टूट जाएगा एकदम। और वही जब आप 3 मंजिला से कूदे थे, डैमेज हुआ था लेकिन कम हुआ था। यही 2 मंजिला पर से कूदे होंगे तो शायद कुछ नहीं हुआ होगा, लेकिन हल्का मोच आएगा। वही कहना चाह रहे हैं,
ज्यादा दूर से पानी मट्टी को बहा के लाएगी तो ज्यादा महीन महीन हो जाएगी, और जब कम दूरी से मट्टी को बहा कर लाएगी तो कम महीन महीन होगी। वही बात है खादर और बांगर में। खादर में क्या होता है कि मट्टी अधिक दूरी से बहकर आता है, यानी बहुत दूरिया से इसे घुरकल 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 आएगा, ये छोटा छोटा हो जाएगा। लेकिन बांगर की होगा ना, बांगर कम दूरी से बहकर आएगा, इसका कण जो रहेगा ना हल्का मोटा मोटा रहेगा। तो ये जो अधिक दूरी से बहकर आया है तो इसका कण की हो जाएगा, महीन हो जाएगा। लेकिन ये कम दूरी से बहकर आया था इसलिए इसका कण की रहेगा, मोटा रहेगा। समझ में आ रहा है ना। ये अधिक दूरी से बहकर आया तो इसका कण महीन था, लेकिन ये कम दूरी तय किया तो इसका कण मोटा था। ठीक, जो ज्यादा दौड़ेगा वो ज्यादा पचकेगा, और जो दौड़बे नहीं करेगा वो मेरे नियर मोट रहेगा। समझे, उसी प्रकार से। और उसके बाद ये काफी उपजाऊ होता है। जब मट्टी महीन रहेगा, जब मट्टी महीन रहेगा तो क्या होगा, उपजाऊ ज्यादा रहेगा। ये कम, इतनी कम महीन है यानी कि मोटा है तो यह कम उपजाऊ रहेगा। उसके बाद ये जो खादर है ना, खादर को नवीन जलोढ़ मृदा कहा जाता है, यानी कि नवीन का मतलब होता है नया। खादर को नवीन जलोढ़ मृदा कहा जाता है, वही बांगर को पुराना जलोढ़ मृदा कहा जाता है। ठीक, कि आयु के आधार पर जलोढ़ मृदा के दो प्रकार होते हैं। पहला है खादर, यानी कि अधिक दूरी से बहकर आता है, आई बांगर कम दूरी से बहकर आता है। इसका कण महीन होता है लेकिन इसका कण मोटा होता है। यह काफी उपजाऊ होता है, यह कम उपजाऊ होता है। और इसे नवीन जलोढ़ मृदा कहा जाता है, लेकिन इसे पुराना जलोढ़ मृदा कहा जाता है। उसके बाद आगे समझिए, आइए अब दोसर का समझते हैं मृदा के प्रकार। तो दोसर का आता है आपका काली मृदा। पहला आया जलोढ़ मृदा, दोसर का आया काली मृदा। तो काली मृदा में ना, इसमें ना अल्मुनियम, Al का मतलब हुआ अल्मुनियम, एवं Fe का मतलब हुआ आयरन, आयरन का मतलब हुआ लोहा, यानी कि इस मृदा में अल्मुनियम एवं आयरन की मात्रा पाई जाती है। समझ रहे हैं ना, समझ रहे हैं ना आप लोग, समझ रहे हैं ना। इस मृदा में अल्मुनियम एवं लौह की मात्रा पाई जाती है। इसके कारण ना इसका रंग काला होता है, इसके कारण इसका रंग काला होता है। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 का मतलब होता है कैल्शियम कार्बोनेट, एवं मैग्नीशियम, Mg का मतलब होता है मैग्नीशियम, के का मतलब होता है पोटासियम, यानी कि इसमें कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटासियम एवं चूना पत्थर पाया जाता है। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट, आप लोग भी बोलिए ना, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटासियम, चूना पत्थर पाया जाता है। ठीक, ये मृदा है ना महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में पाया जाता है। काली मृदा महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक एवं तमिलनाडु में पाया जाता है। इसमें ना सबसे अधिक जो फसल होती है वो कपास की होती है, सबसे अधिक फसल कपास की। और इस मृदा को ना काली कपासी या रेगुर मृदा के नाम से भी जाना जाता है। फिर से समझिए, काली मृदा, इस मृदा में अल्मुनियम एवं लौह की मात्रा पाई जाती है, अल्मुनियम एवं लौह की मात्रा पाई जाती है, जिसके कारण इस मृदा का रंग काला होता है। ठीक, उसके बाद एकदम काल कोयलट होता है, समझे। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम एवं पोटासियम एवं चूना पत्थर पाया जाता है। उसके बाद ये महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक एवं तमिलनाडु में पाया जाता है। उसके बाद इसमें कपास की खेती सबसे अधिक मात्रा में होती है। उसके बाद इसे काली कपासी या रेगुर मृदा के नाम से भी जाना जाता है। आप लोग को अगर अच्छा लग रहा है ना तो नहीं, हमारी इस वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए। एक तो आप लोग हैं देखते तो नहीं है, लाइक सब्सक्राइब तो नहीं करते हैं, लेकिन कर दीजिए, कुछ नहीं होगा, कर दीजिए, ठीक है। इसके बाद आता है यानी काली मृदा, लाल एवं पीली मृदा के, अभी लाल मृदा, सॉरी, लाल एवं पीली मृदा भी चल रहा है। यानी कि जलोढ़ मृदा, काली मृदा के बाद आता है आपका लाल एवं पीली मृदा, लाल एवं
पीली मृदा, समझ रहे हैं ना, लाल एवं पीली मृदा। लाल एवं पीली मृदा में क्या होता है वो समझिए ध्यान से। लाल एवं पीली मृदा में लौह का अंश पाया जाता है, यानी कि लाल एवं पीली मृदा जो होता है ना, लाल मृदा, उसमें लोहा पाया जाता है। की पाया जाता है? लोहा। की पाया जाता है? लोहा, जिसके कारण इसका रंग लाल होता है। लोहा का रंग लाल होता है ना, उसके कारण इस मृदा का रंग लाल होता है। समझ रहे हैं ना, लाल एवं पीली मृदा में लोहा का अंश पाया जाता है, जिसके कारण इसका रंग लाल होता है। लेकिन जैसा ही वर्षा होता है, ठीक, तो इस मिट्टी का रंग पीला हो जाता है। समझे? है पहले लोहा के कारण ये लाल है, लेकिन जैसा ही वर्षा होगा ये पीला हो जाएगा। समझे? की हो जाएगा? पीला। इसीलिए इसको लाल एवं पीली मृदा कहा गया है। समझे? जैसे कि विवाह से पहले आप लोग एक रहते हैं, लेकिन जैसा ही मंत्र फुकाता है ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम स्वाहा, वैसा ही आप लोग दू हो जाते हैं। उसी प्रकार से ये लोहा में जैसा ही बारिश होता है वैसा ही दूग बन जाता है। समझ रहे हैं ना, की हो जाता है? दूग बन जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत? यानी कि लौह, लाल एवं पीली मृदा में लौह का अंश पाया जाता है, जिसके कारण इसका रंग लाल होता है, लेकिन वर्षा होने के कारण इसका रंग पीला हो जाता है, इसलिए इसे लाल एवं पीली मृदा कहा जाता है। इसमें 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। तनी ध्यान से सुनिएगा, इसमें 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। उसके बाद यह तमिलनाडु, गोवा, गोवा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उड़ीसा में पाया जाता है। ये जो लाल एवं पीली मृदा है ना, ये तमिलनाडु, गोवा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश एवं उड़ीसा में पाया जाता है। इसमें जो फसल होता है, जो हम लोग ठूंसते हैं, अंदर लेते हैं, ठीक, ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंगफली, तंबाकू एवं फल की खेती होती है। ठीक है, फिर से समझिए, लाल एवं पीली मृदा, यानी कि इसमें लौह का अंश पाया जाता है। लाल एवं पीली मृदा में लौह का अंश पाया जाता है, जिसके कारण इसका रंग लाल होता है। ठीक, लेकिन वर्षा होने के बाद इसका रंग पीला हो जाता है। की हो जाता है? पीला, जिसके कारण इसे लाल एवं पीली मृदा कहा जाता है। और इसमें 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, और ये तमिलनाडु, गोवा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उड़ीसा में पाया जाता है। और इसमें ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंगफली, तंबाकू एवं फल की खेती होती है। अगर अच्छा लग रहा है ना तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब करिए। उसके बाद आता है आपका लेटेराइट मृदा। लेटेराइट मृदा आइए समझते हैं, आइए समझते हैं। तो सबसे पहले लेटेराइट का मतलब होता है ना ईट। लेटर का मतलब की होता है? ईट। लेटर का मतलब होता है ईट, यानी ईट के जैसा पाए जाने वाले मृदा को लेटेराइट मृदा कहा जाता है। जैसे आप गोर हैं, आपकी है गोर हैं, तो आपको गोरका कहा जाएगा। कार है तो आपको करका यानी करिया कहा जाएगा। ठीक, उसी प्रकार से लेटर के जैसा पाए जाने वाली मृदा को लेटेराइट मृदा कहा जाता है। लेटर का मतलब होता है ईंट, यानी ईंट के जैसा पाए जाने वाली मृदा को लेटेराइट मृदा कहा जाता है। लेटेराइट मृदा कहा जाता है। इसमें तापमान एवं वर्षा अधिक होती है। ये जो मृदा है ना, इसमें तापमान एवं वर्षा अधिक होती है, और इसमें लौह के ऑक्साइड पाया जाता है। इस मृदा में लौह के ऑक्साइड पाया जाता है, जिसका कारण इसका रंग लाल होता है। समझे? जैसे आप लोग सरकारी नौकरी करते हैं ना, सरकारी नौकरी, तो आपकी जो वाइफ आती है, नई नई दुल्हन, खूबसूरत आती है, तिलक दहेज ज्यादा मिलता है। उसी प्रकार से इसमें लौह के ऑक्साइड पाया जाता है, जिसके कारण इसका रंग लाल होता है। समझे? जैसन सरकारी नौकरी रहेगा वैसन की कहता है, वैसन ठीक ठाक आएगी। उसी प्रकार से इसमें लौह के ऑक्साइड पाया जाता है, जिसके कारण इसका रंग लाल होता है। उसके बाद एक कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा में पाया जाता है। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा में पाया जाता है। इसमें जो फसल होता है ना, चाय एवं काजू की होती है। जो हम लोग चुस्की लेके पीते हैं ना, वो इंग्लैंड वाला, वही चाय एवं काजू की खेती होती है। फिर से समझिए लेटेराइट मृदा को,
कि लेटर का शाब्दिक अर्थ होता है ईंट, यानी ईंट के जैसा पाए जाने वाली मृदा को लेटेराइट मृदा कहा जाता है। इसका शाब्दिक ये तो समझाइए दिए कि इसमें ईंट के जैसा पाए जाने वाली मृदा को लेटेराइट मृदा कहा जाता है। इसमें तापमान एवं वर्षा अधिक होती है। लौह के ऑक्साइड इसमें पाया जाता है, जिसके कारण इसका रंग लाल होता है। यह कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा में पाया जाता है। समझे। और इसमें फसल की बात की जाए तो इसमें फसल चाय एवं काजू की होती है। उसके बाद आता है आपका मरुस्थलीय मृदा। मरुस्थलीय मृदा, देखिए जी, मरुस्थलीय का मतलब जानते हैं कौन सी होता है? जहां बालू ही बालू रहता है, जहां बालू ही बालू रहता है उसी को मरुस्थलीय कहते हैं। और वही मरुस्थलीय यानी कि मृदा, यानी जहां बालू ही बालू पाया जाता है। ठीक, इसमें गर्मी अधिक होती है। जहां बलुआ अधिक रहेगा उतबेगा ज्यादा, जहां बलुआ अधिक रहेगा उतबेगा ज्यादा, तो यहाँ गर्मियां ज्यादा लगेगा जी, वही यहाँ गर्मी अधिक होती है। ठीक, यहाँ बालू अधिक मात्रा में होता है। समझे। उसके बाद इसका रंग लाल एवं हल्का भूरा होता है। इसका रंग लाल एवं हल्का भूरा होता है। ठीक, यानी कि मरुस्थलीय मृदा में गर्मी और बालू अधिक पाई जाती है। इसका रंग लाल एवं हल्का भूरा होता है। ठीक, और उसके बाद जो बात है ना कि डई वेस्ट, डब्ल्यू का मतलब होता है पश्चिमी, वेस्ट पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी हरियाणा, दक्षिणी पंजाब में पाया जाता है। समझे, कुछ समझ रहे हैं आप लोग? समझे, ठीक है। उसके बाद इसमें जो फसल होती है, जो हम मानव लोग एवं अदर जीव जंतु जो अंदर ठूंसते हैं, जो खाते हैं, वो है कौन चीज जानते हैं? वो है चावल, यानी जिसको भात कहते हैं, भात। गेहूं, गेहूं समझ रहे हैं ना, जिससे रोटी बनता है। एवं कपास, कपास का मतलब होता है कि जो हम लोग कपड़ा पहनते हैं ना, वही कपास है, वही कपास। यानी कि फिर से समझिए इस बात को कि मरुस्थलीय मृदा में गर्मी एवं बालू अधिक पाई जाती है। इसका रंग लाल एवं हल्का भूरा होता है। पश्चिमी राजस्थान, डब्लू का मतलब होता है वेस्ट, वेस्ट का मतलब होता है पश्चिमी, पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी हरियाणा एवं दक्षिणी पंजाब में पाया जाता है। इसमें चावल, गेहूं एवं कपास की खेती होती है। उसके बाद दूसरा जो है हमारा वो है पर्वतीय मृदा। उसके बाद आता है आपका पर्वतीय मृदा, यानी कि पहाड़ों और पर्वतों पर पाए जाने वाली मृदा को पर्वतीय मृदा कहा जाता है। ठीक, उसके बाद ये जो है ना, उसके बाद इसमें चावल एवं आलू की खेती होती है। पर्वतीय मृदा में भात एवं चोखा की खेती होती है, भात एवं चोखा की, यानी कि चावल एवं गेहूं आलू की खेती होती है। उसके बाद जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, पंजाब एवं उत्तराखंड में पाया जाता है। यानी कि पर्वतीय मृदा का पर्वत एवं पहाड़ों पर पाया जाता है। इसमें चावल एवं आलू की खेती होती है। यह जम्मू कश्मीर, पंजाब एवं उत्तराखंड में पाया जाता है। उसके बाद आता है आप लोगों का सुंदर सुंदर जो आता है वो है समुच्चय कृषि, फसल चक्रण, जल क्रांता, पाटिका कृषि, झूम कृषि। समझे। तो आइए समुच्चय कृषि किसको कहते हैं? ठीक, तो मान लीजिए कि ये आपका पहाड़ है, की है पहाड़ है, लेकिन लग नहीं रहा है, त्रिभुज जैसा लग रहा है। लेकिन मान लीजिए ना कि पहाड़ है, जैसे कि आप लोग मान लेते हैं कि माना कि संख्या बराबर x होता है, यानी p होता है। वही मान लीजिए कि माना कि चित्र पहाड़ है। ठीक, ये पहाड़ है। अब इस पर आप लोग जो खेती करिएगा, गोल गोल जोत कर ऐसे ही ऐसे 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 गोल गोल जो जोतिएगा ना, उसी को यानी पहाड़ों पर गोल गोल जोत कर फसल करना ही आपका समुच्चय कृषि कहलाता है। समझ में आ रहा है ना कि पहाड़ों पर गोल गोल जोत कर, जाता जिरंका नहीं चलाता है, इरंका हिसे वही आप लोग की करिए, पहाड़ों पर गोल गोल जोत कर फसल करना, फसल लगाना आपका समुच्चय कृषि कहलाता है। क्या कहलाता है? समुच्चय कृषि।
यानी कि पहाड़ों पर गोल गोल जोत कर फसल लगाना ही आपका समुच्चय कृषि कहलाता है नुनूलाल। आप लोग तनी शेयर सब्सक्राइब जल्दी जल्दी करिए। इतना गर्मी है ना कि बता नहीं सकते हैं कि कितना गर्मी है। आप लोग वीडियो देखते तो नहीं है, लेकिन देख लीजिए, तनी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, की जाता है तनी कर दीजिए। उसके बाद आता है फसल चक्रण। फसल चक्रण गांव देहात में की देखते हैं कि एक ही खेत रहता है, एक ही खेत रहता है, उसमें की करता है सब किसान लोग, पहले लगा दिया कोई फसल, जैसे ही उसको काटा उसके बाद तो वही खेत में दूसर का फसल लगा दिया। अरे भाई साहब, उसको काटा बोले दूसर का लगा दिया, समझ रहे ना। यानी कि एक बार धान को, एक खेत है, मान लीजिए कि 1 कट्ठा ही खेत है आपका, ठीक, जितना मान लीजिए खेत है आपका, इसमें ही पहले आप धान लगा दिए, धान को काटे तो गेहूं लगा दिए, गेहूं को काटे तो कोई अबरी और फसल लगा दिए, उसको काटे तो अबरी और कोई फसल लगा दिए। यानी कि एक ही खेत में फसल को अदल बदल कर लगाना ही फसल चक्रण कहलाता है। यानी एक ही खेत में फसल को अदल बदल कर लगाना ही फसल चक्रण कहलाता है। उसके बाद आता है आपका जल क्रांता। जल क्रांता की है होता है, तो ध्यान से समझिएगा। जैसे कोई जगह है, कोई जमीन है, उस पर काफी समय से, लंबे समय से पानी जमा है। जब पानी जमा रहेगा तो आप लोग की देखते हैं, दलदल नियर वहां बन जाता है, ठीक। तो वही एक ही स्थान पर लंबे समय से जल का जमा होना आपका जल क्रांता कहलाता है। जैसे आप लोग का पड़ोसिया या आप ही लोग क्या करते हैं कि घर में जो पानी उपयोग करते हैं वो बहा देते हैं, बह जाओ ससुरा, बह जाओ, रोड पर बहा दो, यानी कहीं कहीं बहा देते हैं। तो पानी की होता है, एक जगह जाके जमा हो जाता है, और लगातार वो जमा होने के कारण, लगातार वहां रहने के कारण वहां के मिट्टी को जो होता है ना, दलदल नियर बना देता है, समझे। वही कह रहा है कि एक ही स्थान पर मिट्टी का लगातार जमा होना, पानी का जमा होना आपका जल क्रांता कहलाता है। एक ही स्थान पर पानी का जमा होना जल क्रांता कहलाता है, ठीक। उसके बाद आता है पट्टिका कृषि। तो मरुस्थलीय क्षेत्रों में क्या होता है, यानी कि जो राजस्थान वाला जो मरुस्थलीय क्षेत्र है ना, उसमें क्या होता है कि ये कहीं खेत है, इसके बीच मेढ़ लगा देता है। मेढ़ का मतलब गांव देहात में आड़ी समझते हैं ना, अड़िया, जिसपे हम लोग सहरिया लोग चलेगा ना, ऐसे से लिदिर बिदिर करके गिर जाएगा। वो जो गांव देहात का जो आड़ी होता है ना, आड़ी समझ ही रहे हैं, उस पर अगर सहरिया वाला को चढ़ा दीजिए, कहिए बाबू सोना तुम चलो, तो एक बार ऐसे करेगा, एक बार ऐसे करके गिर जाएगा। वही है कि मेढ़, उसी को कहते हैं आड़ी यानी मेढ़। यानी कि मरुस्थलीय क्षेत्रों में मेढ़ लगाकर फसल किया जाना ही आपका पट्टिका कृषि कहलाता है। उसके बाद आता है आपका झूम कृषि। इस झूम कृषि का मतलब वो वाला झूम नहीं समझ लीजिएगा, जो गाना बजेगा आप लोग करिएगा झुमुर झुमुर झुमुर, ये वाला झूम कृषि नहीं समझ लीजिएगा। झूम अलग है, कृषि अलग है। झूम का मतलब वही बताएंगे भी, और कृषि का मतलब हुआ खेती करना। तो आइए समझिए। तो आदिवासी लोग जंगलों में क्या करता है, ये ससुरा, ये आदिवासी लोग हैं, ये की करेगा। जंगल मान लीजिए, जंगल इतना बड़का को है भी, इतना बड़का को है जंगल आपका, ये पूरा में पेड़ उड़ लगल है, एकदम लगातार हरियर लाल पियर हरियर सब लगल है इसमें, ठीक, जंगल में लगल है। ये आदिवासी लोग की करेगा, सबसे पहले यहाँ जाएगा, यहाँ जो पेड़ पौधा लगल है ना, इतना दूरी का पेड़ पौधा को की करेगा, ये काट देगा। आदिवासी जंगल गया, इतना दूर के पेड़ पौधा को काट दिया, कट पेड़ पौधा जी, कट, सबको काट दिया। उसके बाद यहाँ फसल लगाया, जब तक फसल लगा तब तक ठीक है। जैसा ही इस जमीन का उपजाऊ शक्ति समाप्त हो गया, तब अबरी आदिवासी की कहेगा, ए नुनूलाल उठो, आगे चलो, और आगे ही चला जाएगा, और दूसरी जगह यानी जंगल का दूसरा जगह का हिस्सा का पेड़ पौधा को काटेगा। यानी कि दूसरा जगह पर की करेगा, पेड़ पौधा को काट देगा। पेड़ पौधा को काट दिया,
उसके बाद यहाँ फसल लगाएगा, यहाँ फसल लगाएगा। फिर यहाँ जैसा ही इसका उपजाऊ शक्ति समाप्त हो जाएगा वैसा ही कहेगा बाबू सोना उठो और अपनी दूसरा जगह देखो, नहीं तो भूखले मरेंगे। वही करता है। जैसा ही इसका उपजाऊ शक्ति समाप्त हुआ, अब यहाँ आ गया फसल लगाने। अब यहाँ का भी अगर समाप्त हो गया उपजाऊ शक्ति, की करेगा अब इस स्थान का पेड़ पौधा को काटेगा और यहाँ फिर अपना फसल लगाएगा। आदिवासी द्वारा मरुस्थलीय मृदा में एक स्थान पर पेड़ पौधा को काटकर फसल लगाना और वहां का उपजाऊ शक्ति समाप्त होने पर दूसरे जगह के स्थान के पेड़ पौधा को काटकर फसल लगाना, उसी को झूम कृषि कहते हैं। समझ में आ रहा है ना? यानी आदिवासी द्वारा एक ही जंगलों में एक ही स्थान, फिर से सुनिएगा, यानी आदिवासी द्वारा जंगलों में एक स्थान के पेड़ पौधा को काटकर फसल लगाता है और वहां की उस जगह की, उस भूमि की उपजाऊ शक्ति समाप्त होने पर फिर पुनः दूसरे स्थान के पेड़ पौधा को काटकर फसल लगाता है। यानी कि स्थान को अदल बदल कर फसल लगाया जाता है, उसे ही झूम कृषि कहा जाता है। नुनू लाल, अगर बढ़िया लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, समझे। उसके बाद आता है आपका भूक्षरण। क्षरण का मतलब होता है कटाव। भूक्षरण, भू का मतलब हुआ मिट्टी, क्षरण का मतलब हुआ कटाव। यानी मिट्टी का कटाव कैसे हो रहा, आइए उस पर हम जानते हैं। तो सबसे पहले बात जो है ना, हवा एवं जल के तेज बहाव के कारण मिट्टी का कटाव हो रहा है। हवा एकदम जोर जोर से बहियाता है तो मिट्टी को उठेले उठेले पार हो जाता है, उसके कारण। एवं बाढ़ उड़ आता है ना, उसके कारण। यानी कि हवा एवं जल के तेज बहाव के कारण मिट्टी का कटाव हो रहा है। हवा एवं जल के तेज बहाव के कारण मिट्टी का कटाव हो रहा है। पेड़ पौधे के काटे जाने के कारण मिट्टी का कटाव हो रहा है। ये पेड़ पौधा जो होता है ना, मिट्टी को जकड़ के रखता है। आप लोग ससुराल लोग की करते हैं, जाते हैं मिट्टी पेड़ पौधा को काट देते हैं। पेड़ पौधा को काट दिए तो जो पेड़ पौधा जो मिट्टी को जकड़ ले था वो तो जकड़ना बंद कर देगा ना, तो फिर की होगा, मिट्टी का कटाव होगा। यानी पेड़ पौधा के कटाव के कारण मिट्टी का कटाव होता है। उसके बाद जल क्रांता, यानी एक ही स्थान पर जल का जमा होने के कारण मिट्टी का कटाव हो रहा है। एक ही स्थान पर जल का जमा होने के कारण मिट्टी का कटाव हो रहा है। उसके बाद झूम कृषि, बकलोलवा आदिवासी लोग जो जंगलों में, जंगलों में भूमि को अदल बदल कर जो फसल लगाते हैं, पेड़ पौधा के काट के फसल लगाते हैं, उसके कारण भी मिट्टी का कटाव हो रहा। आप समझिए भू संरक्षण। भू का मतलब हुआ भूमि, संरक्षण का मतलब हुआ बचाना। यानी मिट्टी के कटाव को कैसे रोका जा सकता है, मिट्टी का बचाव किस प्रकार से किया जा सकता है। तो नंबर पहला जो है ना, वो है पहला कि पेड़ पौधा काटे नहीं जाना चाहिए। यानी पेड़ पौधा काटना नहीं चाहिए, यानी उस पर रोक लगाना चाहिए। ये जो पेड़ पौधा को काट रहा है ना, उस पर रोक लगाइए, ठीक। पेड़ पौधा के काटने पर रोक लगाया जाना चाहिए। उसके बाद झूम कृषि पर रोक, यानी जंगलों में आदिवासियों द्वारा पेड़ पौधे को काट कर जो फसल लगाया जाता है ना, उस पर रोक लगाइए। बाबू ऐसे नहीं करो, ठीक। झूम कृषि पर रोक लगाया जाना चाहिए। उसके बाद जल क्रांता पर रोक, यानी एक ही स्थान पर जल का जमा जो होता है ना, उस पर रोक लगाइए। उसके बाद है मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाटिका कृषि लगाया जाना चाहिए, ठीक। यानी कि मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाटिका कृषि यानी मेढ़ लगाकर कृषि किया जाना चाहिए, जिसके कारण आपका मिट्टी का बचाव हो सकता है। पर्वतीय मृदा में समूचे कृषि करके मिट्टी का बचाव किया जाना चाहिए।
धन्यवाद मेरे दोस्तों। अगर हमारा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा हर वीडियो आप तक पहुंच सके, और चैनल को सब्सक्राइब करें। जी धन्यवाद।